स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बेयर एग्जाम पे। और आज का हमारा टॉपिक है स्मृति की परिभाषा। तो जी हाँ दोस्तों, स्मृति से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो जानकारी हासिल करने, जानकारी को स्टोर करने और जानकारी को बनाए रखने में मदद करती है, साथ ही साथ जब आवश्यक हो बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। स्मृति जैसा कि यहाँ बता रहा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है दोस्तों। और स्मृति के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, एक कौशल है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर। और उस जानकारी को कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करते हैं, इस प्रकार से स्टोर करते हैं कि जब आवश्यक हो उस जानकारी का, उस अनुभव का, तो हम उसको वापस से याद कर सकें, उसका उपयोग आगे आने वाले किसी परिस्थिति में उसको कर सकें। उदाहरण के लिए, जब हम लोग किसी वाद्य यंत्र को चलाने यानी गिटार बजाना सीखते हैं, या गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो आगे भविष्य में जब हमको ज़रूरत हो तो हम दोबारा से गिटार बजा सकते हैं, चला सकते हैं। जब आप गणित विषय को सीखते हैं, गणित में जोड़ घटाव करना, या फिर आप गणित के जो अन्य प्रश्नों को हल करना सीख जाते हैं, गणित के सूत्रों को सीख जाते हैं, तो जब आपके जीवन में या आगे एग्जाम में जब वो चीज़ें आती हैं, तो आप क्या करते हैं, उस ज्ञान को, उस अनुभव को वापस से याद करते हैं, उसका उपयोग करके आप अपनी परीक्षा में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। यही होती है स्मृति। यानी स्मृति आपकी एक बौद्धिक कौशल है, एक क्षमता है, जो कि आपको मदद करती है पुराने अनुभव, पुराने ज्ञान को समय पे वापस याद करने में, ताकि उसको स्थिति अनुसार आप इस्तेमाल कर सकें, ताकि आप अच्छे से अपने जो सामाजिक स्थिति या जो आवश्यकता है आप उसमें व्यवहार कर पाएँ, आप उसका समाधान कर पाएँ जो भी समस्याएं हैं। मैटलिन के शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो मेमोरी समय के साथ सूचना को बनाए रखने की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ सूचना को बनाए रखने की प्रक्रिया का मतलब, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमारे दिमाग में कहीं बैठ गई हैं, वो उसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम उन सारी चीज़ों का, उस अनुभव का, उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकें। स्टर्नबर्न के हिसाब से हम लोग बात करें तो मेमोरी वह साधन है जिसके द्वारा हम वर्तमान में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए अपने पिछले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। अर्थात कि अगर हमारे वर्तमान में कोई समस्या, अगर हम किसी परीक्षा में बैठे हैं या किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो उस कार्य को करने से संबंधित अगर हमारे पास में कोई जानकारी है या कुछ हम जानते हैं, तो उस ज्ञान का हम लोग वर्तमान स्थिति में व्यवहार करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके सामने किसी ने आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन दे दिए हैं, या आपको एक साइकिल चलाना है, या आपको एक बाइक चलाना है, और आपने पहले कभी भी बाइक या साइकिल चलाया है, तो आप उन अनुभवों को, उस ज्ञान को वर्तमान स्थिति में इस्तेमाल करते हैं, और आप उस चीज़ को करने में सक्षम होते हैं, सफल हो पाते हैं। यही स्मृति होती है। यानी स्मृति एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन को आवश्यकता अनुसार जो हमने पहले सीखा है, समझा है, उसको हम लोग यथा स्थिति इस्तेमाल कर पाते हैं। चीज़ों को याद करने की क्षमता स्मृति को दर्शाती है। अच्छी स्मृति शिक्षण के क्षेत्र में, आपके प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत आवश्यक होती है। स्मृति की कमी के कारण शिक्षा जो है बाधित होती है, हमारा संवेगात्मक विकास भी बाधित होता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो है प्रश्न का है, यानी कि टॉपिक बोले प्रश्न बोले, ये सारे आपके प्रश्न आए हुए हैं कि रचनात्मकता का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग परिभाषा रूप में बात करें तो नए विचारों, समाधानों, संभावनाओं को उत्पन्न करने, बनाने या खोजने की क्षमता होती है रचनात्मकता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रचनात्मक सोच क्या है, रचनात्मक चिंतन क्या है। तो रचनात्मकता जो होता है आपका, आप नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नए समाधानों के बारे में सोचते हैं। आपके पास पहले से एक उपलब्ध साधन है, नई चीज़ें हैं, लेकिन आप जब उन चीज़ों के अलावा कुछ नए समाधान सोचते हैं, नए तरीके से उस कार्य को करने के लिए सोचते हैं, तो वो क्या होता है, आपका रचनात्मकता। उदाहरण के लिए, हम सभी लोग जो है जब साइकिल चलाते हैं, तो हम लोग साधारण रूप से उसको चलाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि साइकिल में चलाते चलाते एक पैर पे आ जाते हैं, या पहिए आगे कर लेते हैं। ये क्या है, चलाने की एक रचनात्मकता है। इसी प्रकार से जब पहिए का आविष्कार हुआ होगा, तो पहिए को पहले लोग खेलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, या बाद में उसको बैलगाड़ी के लिए इस्तेमाल किया। वो क्या थी, लोगों के अंदर की रचनात्मकता थी। बाद में उसका लोगों ने एक चक्की के रूप में इस्तेमाल करना आरंभ किया। फिर आपने देखा कि उसके अंदर जो चाहिए का पहिए का आकार है और उसका जो उपयोग है समय के साथ में बदलता रहा। तो लोगों के अंदर जो रचनात्मकता थी, जो सृजनशीलता थे, उसने पहिए के उपयोगों में अन्य बदलाव किया, और उससे क्या हुआ, आपको नए नए आविष्कार, नई नई वस्तुएं जो हमारे दिनचर्या और दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है, उनको हम लोगों ने देखा है और आज भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
रचनात्मकता किसी दिए गए प्रश्न या समस्या के कई संभावित उत्तरों या समाधानों को खोज करने की क्षमता, जैसे कि एक सामान्य वस्तु के लिए कई अलग अलग उपायों के बारे में सोचना या करना जैसा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक समस्या दी हुई है और अब आप उसके समस्या का समाधान करना चाहते हो, तो अगर आप उसको आप चाहते हैं या आप ऐसा कर रहे हैं कि आप उसके कई अलग तरीके से उस प्रश्न को हल करना चाह रहे हैं या उसके उत्तर तक पहुंचना चाह रहे हैं, आप अलग तरीके से जो अभी लोग कर रहे हैं साधारण रूप से, आप वैसा ना करके आप दूसरी तरह से उस प्रश्न को देख रहे हैं या हल कर लेते हैं, तो ये आपके अंदर की रचनात्मकता है। इसी तरह कलाकार होते हैं, पेंटिंग करने के लिए हम लोग रंगों और जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हैं उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल जो रचनात्मक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेंटिंग के लिए आप जो है नेचुरल कलर्स का यूज कर लेते हैं, हाथों से पेंटिंग कर लेते हैं ब्रशों की जगह। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरीके से एक ही कार्य को जब अलग अलग तरीके से करते हैं तो ये क्या होती है, एक रचनात्मकता ही प्रदर्शित करती है आपके अंदर। रचनात्मक सोच बच्चों के संवेगात्मक और व्यक्तिगत विकास में अति महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे के अंदर रचनात्मकता नहीं होगी तो वो चीज़ों को बिल्कुल एक उसी तरह से रटे रटाए तरीके से करेगा, तो इसमें उसको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, और जब वो सीखेगा नहीं तो उसका विकास नहीं होगा। रचनात्मकता के लिए बच्चों को चाहिए कि वो जिन चीज़ों को कर रहे हैं उसमें उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो बढ़े। रचनात्मकता यही करती है कि आपके अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाती है और साथ ही साथ में आपको नई चीज़ों को सीखने का अवसर प्रदान करते। तो एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करे, और जिज्ञासा शांत करने का यही एक तरीका होता है कि आप रचनात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें, आप चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। तो रचनात्मकता एक ऐसी बौद्धिक क्षमता होती है जो कि आपको चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है, साथ ही साथ अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर उसके क्रियान्वयन में भी आपको मदद करती है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बुद्धि को परिभाषित करना है, यानी कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो टर्मन के शब्दों में कहें तो अमूर्त वस्तुओं के संबंधों में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त यानी कि जो चीज़ें नहीं हैं उनके संबंध में अदृश्य रूप से जब हम लोग चिंतन करते हैं या विचार करते हैं तो ये क्या होती है, हमारी बुद्धि। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अतः टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता भी है। अब एविनहॉस के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो विविध बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, तो बौद्धिक कौशल के आधार पे ही, बुद्धि के आधार पे ही हम उसके अलग अलग पक्षों के बारे में सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए जब हमारे सामने भोजन होता है तो हम उसके बारे में कई चीज़ें सोच लेते हैं। भोजन तो एक ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि भोजन स्वादिष्ट है कि नहीं, भोजन ताज़ा है कि नहीं, भोजन कितने रुपए का मिलेगा, इसको किसने बनाया होगा, ये काफ़ी सारी बातें हम सोचते हैं। तो ये जो क्षमता होती है यही बुद्धि होती है। गॉल्टन के हिसाब से बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन, यानी कि बौद्धिक क्षमता के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, ये सिर्फ कथन ही नहीं है, इन कथन को भी याद कर लें, और साथ ही साथ ये एक तरह से बुद्धि को परिभाषित कर रहे हैं, बुद्धि के समझने में अलग अलग आयामों को आपको बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन। बुद्धि के आधार पे ही, बौद्धिक क्षमता के आधार पे ही आप चीज़ों के बीच में अंतर कर पाते हैं, उनको छांट पाते हैं, अलग कर पाते हैं। साथ ही साथ में उसमें से जो सबसे उपयुक्त वस्तु आपके लिए होती है आप उसका चयन भी कर पाते हैं। स्टर्न के मतानुसार अगर हम लोग बात करें तो नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता भी बुद्धि है। जैसा कि हम लोग अभी ऊपर बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे इससे पिछले पॉइंट में, वही चीज़ यहाँ पे कि ये आपको जो नई स्थितियाँ होती हैं उसमें समायोजन करने, उसके हिसाब से आपको व्यवहार करने, उसके हिसाब से अपने आप को ढालने में मदद करती है। जिस व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा होती है वो अब ज़्यादा समायोजित कर पाता है अपने आप को, व्यवहार कुशल ज़्यादा हो पाता है। और क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया है, इसके अंदर कई सारे जो क्षमताओं का योग होता है, तो इसलिए बुद्धि आपको एडजस्ट करने में मदद करती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को 3 क्षमताओं के योग के रूप में देखा। अगर हम लोग मोटे तौर पे बात करें तो बुद्धि जो है 3 प्रकार की क्षमताओं का योग है। पहला क्या है, बुद्धि सामान्य योग्यता है। बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग होता है, यानी कि बुद्धि 3 से 4, आप यहाँ 3 नहीं, आप तो कई सारे योग्यताओं का योग बोल सकते हैं। जैसे कि चीज़ों को जल्दी याद कर लेना, ये भी एक बुद्धि का ही प्रारूप है। चीज़ों को याद करके उसको यथास्थिति इस्तेमाल कर पाने की क्षमता बुद्धि के अंतर्गत ही आती है। बुद्धि के अंतर्गत नई चीज़ों को देख के सीखना, समझना,
तो और उसमें पुराने अनुभव के हिसाब से उसमें उसका उपयोग कर पाना, ये भी आपकी बुद्धि को ही दर्शाता है। तो बुद्धि कई सारी क्षमताओं को आपको दर्शाता है। बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। अब आपके अंदर जो भी चीजें होती हैं, इन सारी योग्यताओं का योग होता है। यानी कि जो भी चीजें आप करते हैं, आप अच्छे गायक हैं, आप अच्छे लेखक हैं, आप अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं, ये सारी चीजें आपकी बुद्धि के समायोजन, यानी कि ये जो सारे कौशल होते हैं, इन सबको अगर आप जोड़ दें तो वो आपके बुद्धि को प्रदर्शित करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि टॉपिक आपको अभी समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं या कोई परेशानी हो या कोई टॉपिक समझने में कठिनाई हो रही हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के टॉपिक्स मैं अब आपको आपको देता ही रहूँगा, आगे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ये टॉपिक्स आपसे मिस ना हो।